हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं यूपी की। यूपी में हमने पिछले 3 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। हम इसमें बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो बेसिकली कितने प्रकार की है। यहाँ पे हम बात करेंगे शीत ऋतु के बारे में, वर्षा ऋतु के बारे में और ग्रीष्म ऋतु के बारे में। यहाँ पे इसकी डिटेल से एनालिसिस भी करेंगे। और यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश की जो मिट्टियाँ हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार की हैं, उसमें किस प्रकार की खनिज प्रचुरता मिलती है, वो अलग अलग नामों से किस प्रकार जानी जाती हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश की जलवायु। उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से उपोष्णकटिबंधीय में आता है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है। तराई क्षेत्रों में यहाँ पे नमी रहती है और दक्षिण पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में भी नमी बिल्कुल भी नहीं रहता है। वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि क्षेत्रों यानी 9 कृषि जलवायु के प्रदेशों के रूप में इसकी पहचान की गई है। ये कई बार मल्टीपल क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है ये कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो आप बोलोगे कि 9 कृषि जलवायु के क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है इसको मेन रूप से 2 सेक्टर में बांटा हुआ है। पहला है कि आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश और दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। ठीक है, तो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में 2 भाग हैं। पहला हो जाता है तराई और दूसरा हो जाता है पूर्वी। ठीक है, तो तराई क्षेत्र में क्या होता है कि जहाँ पे जो वार्षिक वर्षा होती है वो 120 से लेकर के 180 सेंटीमीटर तक होती है। लेकिन पूर्वी में क्या होता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से लेकर के 120 सेंटीमीटर यहाँ पे वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पे बात आती है कि जो साधारण एवं उष्ण प्रदेश हैं, यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, ये मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। तो यहाँ पे मेन रूप से जो उत्तर प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो वार्षिक वर्षा होती है वो 80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे वार्षिक वर्षा होती है। क्लियर है। यहाँ नेक्स्ट में आता है उत्तर प्रदेश की जो ऋतुएं हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की ऋतुएं यहाँ पे मिलती हैं, जिसमें आता है कि जो शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है और ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, यहाँ पे बात किया है कि जो शीत ऋतु है ये कौन डिफाइन किया था, और इसके जो यहाँ पे आपको दिख रहा है CWG, ये कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु की जो स्थिति है शुष्क शीत वाला मानसून प्रकार, तो जो शुष्क शीत वाला मानसून प्रकार है उसको इंडिकेट करने के लिए CWG के रूप में इसको इंडिकेशन दिया जाता है। ठीक है, तो कोपेन का एक नियम है, वो पूरे भारत स्तर पर जो जलवायु की स्थिति है उसको इसी इंडिकेशन के हिसाब से उन्होंने दर्शाया है। जैसे कि केरल में अधिक वर्षा यहाँ पे, तो इसके लिए अलग क्षेत्र होता है। यहाँ पे जो हिमालयी क्षेत्र है यहाँ पे अलग जो इंडिकेशन है। जो गर्म वाले प्रदेश हैं राजस्थान वाले, यहाँ पे अलग इंडिकेशन है। तो इस तरीके से जो कोपेन है उसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ये जो कोपेन है इनके जो इंडिकेशन है वो किस प्रकार है। ठीक है, तो अभी जो है वो उत्तर प्रदेश का जो जलवायु है वो शुष्क शीत वाला मानसून प्रदेश प्रकार है, तो उसको यहाँ पे CWG के रूप में यहाँ पे इंडिकेशन किया गया है। वहीं यहाँ पे दूसरे वैज्ञानिक को भी दिया गया है जिनका नाम है थार्नथ्वेट। ठीक है, इनके अनुसार उत्तर प्रदेश में जो CBW यानी कि समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु का विस्तार यहाँ पे मिलता है। इनके अनुसार यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, तो जो शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है और ग्रीष्म ऋतु है, इसके बारे में हम यहाँ पे नीचे देखते हैं कि इनके बारे में क्या क्या दिया गया है और इसका डिटेल से एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला आता है शीत ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु कब पड़ता है, तो इसकी जो अवधि होती है वो अक्टूबर से लेकर के फरवरी के बीच में ठंडी होती है, यानी कि शीत ऋतु होती है। ठीक है, यहाँ पे जो सर्वाधिक ठंडा का महीना होता है वो जनवरी का होता है। अगर हम इसके वर्षा की बात करें यहाँ पे, तो वर्षा जो है वो उत्तर पश्चिम से आने वाली जो चक्रवाती होती हैं यहाँ पे होती हैं। ये अगर हम बात करें कि ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। उत्तर पश्चिम मतलब हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हवाएं चलती हैं, इसका अगर हम बनाएं, जैसे जो हवाएं चलती हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ से चलती हैं, यहाँ से, और यहाँ पे जो हिमालयी ट्रैक है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फिर परावर्तित होकर के कुछ इस तरीके से यहाँ पे आती हैं और जो तमिलनाडु वाला साइड है यहाँ पे वर्षा कराती हैं। तो ये ठंडी के महीने में जो तमिलनाडु के बगल वाला साइड होता है वहाँ पे वर्षा कराती है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि ये वर्षा कैसे होती है, तो उत्तर पश्चिम से आने वाले जो चक्रवात हैं उनके कारण यहाँ पे वर्षा होती है। इसकी वर्षा जो होती है वो वार्षिक जो वर्षा होती है बहुत कम होती है, लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे वर्षा होती है। सबसे अधिक अगर वर्षा की बात करें तो आपको पता ही है कि जो यहाँ से होती है, जो केरल में प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ पे बात दक्षिण पश्चिम का जो मानसून होता है यहाँ से सर्वाधिक वर्षा होती है, और केरल में सबसे पहले यहाँ पे 5 जून को यहाँ पे प्रवेश करती है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम में इससे बहुत कम वर्षा होती है, 7 से 10 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात किया वर्षा की कि ठंड के महीने में वर्षा क्यों आती है, कहाँ से आती है, ठीक है, और कहाँ पे आती है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि जो यहाँ का टेम्परेचर है, ठीक है, वो मैदानी क्षेत्रों में कितना है, ठीक है, दक्षिणी पठारी भाग में कितना टेम्परेचर है, और जो पश्चिमी हमारे मैदान क्षेत्र हैं वहाँ पे इनका जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो मैदानी क्षेत्र में इसका जो औसत टेम्परेचर होता है वो
27.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होता है। उत्तर प्रदेश के जो पठारी भाग होते हैं वहाँ पे अधिकतम जो टेम्परेचर होता है वो 28.3 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो न्यूनतम टेम्परेचर होता है वो 13.3% जो है वो 13.3 डिग्री सेल्सियस यहाँ का न्यूनतम टेम्परेचर है। अगर हम उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी मैदान और पर्वतीय भागों का जो औसत टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु है वो कब आता है। ठीक है, तो इसका हमने बताया कि अक्टूबर से फरवरी के बीच में सर्वाधिक जो ठंडा का महीना है वो जनवरी है। अगर हम वर्षा ऋतु की बात करें कि ठंडी के मौसम में वर्षा ऋतु क्यों होती है, कहाँ से आती है और कितना डिग्री जो कितना सेंटीमीटर जो वर्षा है वो यहाँ से होता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कहाँ कहाँ किस एरिया में कितनी डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे है। हमने शीत ऋतु के बारे में डिटेल से यहाँ पे एनालिसिस कर लिया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट में आता है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, तो इसकी जो अवधि होती है वो मार्च से लेकर के जून तक होती है। अधिकतम जो गर्मी है वो झांसी एवं आगरा जिलों में पड़ती है, क्योंकि ये राजस्थान से सटे हुए ज़िले हैं, इसलिए यहाँ पे अधिक गर्मी यहाँ पे पड़ती है। जो सबसे कम गर्मी वाला ज़िला है वो बरेली ज़िला है। यहाँ पे एक टर्म यूज होता है लू। लू क्या होता है, तो जो गर्मी के मौसम में जो हवाएं चलती हैं, शुष्क हवाएं चलती हैं और गर्म हवाएं चलती हैं, उन्हें यूपी में लू के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। यहाँ पे नेक्स्ट में बात किया है कि ग्रीष्म ऋतु में जो कुछ स्थान होते हैं जहाँ पे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, उस जो अधिकतम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वो लगभग 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान यहाँ पे मिलता है। इसका कारण ये है कि जो हमारा कर्क रेखा है वो इससे होकर के जाता है। ठीक है, तो जो कर्क रेखा है वो लगभग इसके निकट लगभग होता है उत्तर प्रदेश की जो बुंदेलखंड क्षेत्र है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अधिकतम यहाँ पे गर्मी होती है। अधिकतम जो औसतम तापमान है यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 39 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो न्यूनतम जो टेम्परेचर है गर्मी के मौसम में वो 21 से लेकर के 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था। सर्वाधिक जो रिकॉर्ड होता है वो किस महीने में होता है, तो वो मई से लेकर के जून माह में सर्वाधिक रिकॉर्ड जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे किया जाता है। हम बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि जो ग्रीष्म ऋतु की अवधि है, ठीक है, वो कब से कब तक है, जो अधिकतम गर्मी है वो किन जिलों में पड़ती है, जो सबसे कम गर्मी है वो किन जिलों में पड़ती है, और जो यहाँ पे हवाएं चलती हैं उन्हें हम एक शब्द में क्या कहेंगे। जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो यहाँ पे अधिकतम टेम्परेचर क्यों पड़ता है, ठीक है, और जो अधिकतम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वो किस माह में किया जाता है, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट में बात आती है कि जो वर्षा ऋतु है वो क्या है। तो जो वर्षा ऋतु है वो जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक का इसका होता है कि इतने अंतराल में यहाँ पे वर्षा होती है। तो कब से कब तक, जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर तक की यहाँ पे वर्षा की जाती है या वर्षा होती है। सर्वाधिक जो वर्षा है वो जुलाई से लेकर के अगस्त के माह तक यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, और जो औसत अधिकतम टेम्परेचर है उस समय वो 32 से लेकर के 34 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रहता है। कब, वर्षा के मौसम में। और जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे रहता है। उत्तर प्रदेश की अधिकांशतः जो है वो मानसूनी वर्षा यहाँ पे होती है, और वो मानसूनी वर्षा कैसे आती है, जो दक्षिण पश्चिम का जो यहाँ पे मानसून है वहीं से यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, और ये बंगाल की खाड़ी से होकर पता है आपको, बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से जो मानसूनी वर्षा है वो उत्तर प्रदेश में होती है। वर्षा की मात्रा कैसी होती है, तो प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जो है वो जुलाई से अगस्त माह में यहाँ पे वर्षा हो जाती है। हमने जैसा कि बताया कि जो सर्वाधिक वर्षा है वो जुलाई से लेकर के अगस्त माह तक यहाँ पे होती है। तो जो टोटल वर्षा यूपी में होती है उसकी 60% जो वर्षा होती है वो यहाँ पे जुलाई से अगस्त माह में हो जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जो बिहार के मैदान से, ठीक है, होता हुआ उत्तर प्रदेश से भी प्रवेश करता है उसको हम कहते हैं पूर्वा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, कई बार जो मल्टीपल वाले एग्जाम होते हैं उसमें पूछ देता है कि पूर्वा किसे कहते हैं, तो पूर्वा को आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अब यहाँ हम नेक्स्ट में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो मिट्टियाँ हैं वो बेसिकली कितने प्रकार की हैं, कौन कौन से उसके गुण और अवगुण हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मृदा या मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थ की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन तथा वनस्पतियों के अवसादों के योग से यहाँ पे बनती हैं। किसी भी क्षेत्र की मृदा, पैतृक पदार्थ चट्टान, जलवायु की दुर्दशा होती है वर्षा, ठीक है, और तापमान, ढाल की तीव्रता, वनस्पति और जो समय होती है चाहे वो दीर्घकालिक हो चाहे वो अल्पकालिक हो, इन सारी बातों पर वो निर्भर करती है। तो जो इसको एक बात में आप समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे बात ये क्या है कि जो मृदा होती है वो बेसिकली किन किन चीज़ों पर यहाँ पे निर्भर करती है, तो वो यहाँ के चट्टान पर निर्भर करती है, जो जलवायु की दशाएं होती हैं चाहे वो वर्षा हो जाए चाहे तापमान हो जाए, ठीक है, ढाल की तीव्रता, वनस्पति
और जो समय है, चाहे वो कम समय हो चाहे अधिक समय हो, उन सारी बातों पर यहाँ पे निर्भर करती है। यहाँ पे बात किया है कि जो प्रोफेसर वाडिया, कृष्णन और मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर उत्तर प्रदेश के मिट्टियों का जो विभाजन है यहाँ पे दो क्रम में यहाँ पे किया गया है। गंगा के विशाल मैदान की जो नूतन और उप नूतन मिट्टियाँ हैं, जिसमें बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी आती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा आती है बुंदेलखंड मिट्टियाँ या दक्षिण पठार की प्राचीन दवेदार और विंध्याचल शैल की जो मिट्टियाँ होती हैं वो आती हैं। ठीक है, हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बांगर मिट्टी की। ठीक है, बांगर मतलब आपको पता ही है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को हम बांगर मिट्टी कहते हैं। अगर हम इसकी खनिज प्रचुरता की बात करें तो इसमें फास्फोरस एवं चूना, जबकि नाइट्रोजन और पोटास जीवाश्म आदि पदार्थों की इसमें कमी रहती है। अगर हम इसकी और बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को, ठीक है, एक नया नाम के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है उपरहार मिट्टी। ठीक है, उपरहार मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? जो पूर्वी भाग होते हैं वहाँ पे बांगर मिट्टी को इस अलग नाम से यहाँ पे जाना जाता है। जो बांगर मिट्टी का अन्य नाम है जिसके नाम से इसको बुलाया जाता है, उसमें दोमट, मटियार, बलुई दोमट और पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, हमने बांगर मिट्टी की बात कर ली। अब यहाँ पे बात आती है जो खादर मिट्टी है उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि खादर मिट्टी की जो विशिष्ट तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें इसकी उर्वरता की तो बांगर की अपेक्षा यहाँ पे इसकी जो उर्वरता है वो काफ़ी अधिक है। हमने पहले ही बताया कि ये जो है वो, अगर खादर की बात, हम खादर की बात कर रहे हैं तो खादर मतलब होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो उर्वरता है वो काफ़ी अधिक होगी। खादर मिट्टी का जो विस्तार है वो नदियों के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पे अधिक होता है। जैसा कि आपको पता ही है कि जैसे यहाँ पे ये नदियाँ यहाँ पे जा रही हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैदानी एरिया है तो जब बाढ़ वाली एरिया आती है, ठीक है, बाढ़ आती है तो जो पानी का विस्तार है वो कुछ इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। जब यहाँ पे पानी का विस्तार बढ़ जाता है तो जो नदियों द्वारा मिट्टियाँ लाई जाती हैं वो यहाँ पे फिर क्या होती है, वो लेपित कर देती रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बिछा जाती हैं। उसके बाद से जब बाढ़ की मात्रा कम होती है, पानी कम होता है, तो फिर जो है ये अपने वापस चली जाती हैं। लेकिन जो मिट्टियों का जो नई मिट्टी यहाँ पे छोड़ जाती हैं नदियाँ, वो यहाँ पे रह जाती हैं, तो वो काफ़ी उर्वरता उनकी काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, अगर हम इसकी जो विशेषता है उसकी बात करें तो ये जो है हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त एवं महीन कण वाली होती है। इसमें जो खनिज उपलब्ध रहते हैं वो कौन सी, जैसे कि चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जीवाश्म की इसमें अधिकता रहती है। लेकिन अगर बात करें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी रहती है। कई बार जो मल्टीपल वाले एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछ लिया जाता है कि क्या इसमें जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और ह्यूमस की इसमें कमी होती है या बेसी होती है, ठीक है, या इसमें अधिक मात्रा में मिलती है या मिलती ही नहीं है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो है वो कमी रहती है। हम बात कर रहे हैं खादर मिट्टी की। इसके बाद से यहाँ पे बात किया है कि जो खादर मिट्टी हैं इनके जो अन्य नाम हैं जिनके माध्यम से इनको बुलाया जाता है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि इनको बुलाया जाता है नवीन जलोढ़ मिट्टी, कछारी, सिल्ट, बलुआ और मटियार दोमट मिट्टी के नाम से इसको भी जाना जाता है। ठीक है, खादर मिट्टी को भी। यहाँ पे नेक्स्ट में बात किया है कि जो भाबर पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनकी जो मिट्टियाँ होती हैं, उनकी मिट्टियों की जो विशेषता है यहाँ पे दी गई है कि जो 3 यहाँ पे दी गई हैं मिट्टियाँ, ठीक है, कि जो भाबर पर्वतीय क्षेत्र हैं वो उत्तर प्रदेश के किन किन एरिया में यहाँ पे मिलते हैं और उनकी जो विशेषता होती है वो बेसिकली होती क्या है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो मोटी रेत, कंकड़ और पत्थर से निर्मित अत्यंत छिछली मिट्टी होती है, जहाँ पे जो नदियाँ होती हैं वो शुष्क हो जाती हैं या लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये हो जाएगा कि जो मिट्टी के यहाँ पे भाबर पर्वतीय क्षेत्र हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब और गंगा रामगंगा के जो दोआब क्षेत्र होते हैं यहाँ पे मिलते हैं और इनका जो विस्तार है वो कैसा है, तो जलोढ़ एवं कापर मिट्टी का यहाँ पे विस्तार यहाँ पे किया गया है। उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में जो नाम बताया जाता है कि इन्हें हम क्या कहते हैं, तो वो है सिक्टा, करियाल और धनका। ठीक है, यहाँ पे हम अगर बात करें कि जो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से यहाँ पे जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो बेसिकली कौन कौन सी हैं, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे लाल बलुई मृदाएँ हमें मिलती हैं, तराई मृदाएँ यहाँ पे मिलती हैं, लवणीय प्रभावित मृदाएँ मिलती हैं, लाल और पीली मृदाएँ यहाँ पे मिलती हैं, मिश्रित लाल एवं काली मृदाएँ मिलती हैं, मध्यम काली मृदाएँ मिलती हैं, कैल्शियम युक्त यहाँ पे मृदाएँ मिलती हैं, जलोढ़ मृदाएँ मिलती हैं और पर्वतीय मृदाएँ भी यहाँ पे मिलती हैं। हम यहाँ पे जो मेन मिट्टियाँ होती हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बात किया है कि जो बुंदेलखंडीय मृदा है उसकी बात कर लेते हैं कि इन्हें हम किन नामों से जानते हैं। इनका जो अन्य नाम है बुंदेलखंडीय मृदा का वो है परवा, मार, ठीक है, राकर मृदा और भोटा मृदा, ये इसके नाम हैं, अन्य नाम हैं। अगर हम इसकी विस्तार की बात करें कि इनका जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश के कौन कौन जिलों में होता है, तो जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर जैसे जिलों में
बुंदेलखंडी जो मृदा है उसका विस्तार यहाँ पे की गई है। बुंदेलखंडी मिट्टी आखिर है क्या? तो उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी पठार की मिट्टियाँ होती हैं उन्हें हम बुंदेलखंडी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, जब उत्तर प्रदेश का मैप आएगा तो वहाँ पे जब बुंदेलखंड का जिक्र यहाँ पे किया जाएगा तो हम उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे कि जो जालौन है, ललितपुर है, ठीक है, हमीरपुर है, इन्हें यहाँ पे जो बुंदेलखंडी मिट्टी है मिलती हैं वो आखिर कैसे मिलती हैं और क्यों मिलती हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट में आएँ तो हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार मृदा अपरदन के जो प्रकार हैं, ठीक है, वो कैसे हैं और किस प्रकार ये प्रभावी होते हैं। तो अगर हम उत्तरी क्षेत्र की बात करें कि यहाँ पे जो अपरदन है वो कैसे होता है, तो यहाँ पे परत अपरदन होता है उत्तरी क्षेत्र में। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। ठीक है, जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे परत अपरदन विशेष रूप से यहाँ पे प्रभावी है। मेन रूप से जो जलीय अपरदन है उसके कारण यहाँ पे जो मृदा का अपरदन होता है वो होता है। जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पे रील अपरदन होता है। ठीक है, यहाँ पर भी जलीय अपरदन कुछ कारण भी हो सकते हैं। और जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे वायु अपरदन होता है। जैसा कि आपको पता ही है कि जो पश्चिमी हमारा क्षेत्र है वो राजस्थान से सटा हुआ है। तो राजस्थान चूँकि जो गर्मी वाला एरिया है और रेत वाला एरिया है तो यहाँ पे काफ़ी हवाएं चलती हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो मृदा का अपरदन होता है वो वायु के अपरदन के माध्यम से यहाँ पे होती है। तो हमने ये देखा कि जो उत्तर प्रदेश की क्षेत्रवार मृदा का अपरदन है, चाहे वो उत्तरी क्षेत्र की बात हो गई, पूर्वी क्षेत्र की बात हो गई, दक्षिणी क्षेत्र की बात हो गई या पश्चिमी क्षेत्र की बात हो गई, वहाँ पे किस प्रकार अपरदन जो है वो मृदा का होता है, हमने एक एक करके यहाँ पे बातें कर लिया। अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट में आए कि जो लाल मिट्टी है वो कहाँ पे मिलती है, उसकी निर्माण की प्रक्रिया आखिर कैसे होती है, इसका विस्तार कहाँ पे है, तो जो लाल मिट्टी है वो कहाँ पे मिलती है, तो वो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जैसे जिलों में ये मिलती है। ठीक है, लाल मिट्टी का निर्माण बालमय लाल शैलों के अपक्षय के द्वारा होता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और लाल मिट्टी का जो विस्तार है वो बेतवा और धसान जैसे जो नदियाँ होती हैं उनके जल प्लावित क्षेत्रों में यहाँ पे होता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में कि ये दो नदियाँ हैं, बेतवा नदी और धसान नदी। लाल मिट्टी में कमी क्या होती है, इसमें नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस और चूना जैसे खनिजों की इसमें कमी रहती है। यहाँ पे कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो यहाँ पे गेहूँ, चना और दलहन जैसी यहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं। क्लियर है। अगर हम मिट्टियों के महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होकर के, तो वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो मथुरा और आगरा हैं। ठीक है, वायु अपरदन आपको पता ही है कि जो मथुरा और आगरा हैं वो राजस्थान से सटे हुए जिले हैं। तो राजस्थान में हमने बताया कि किस प्रकार वो जो रेत वाला एरिया है वहाँ पे वायु काफ़ी मात्रा में चलती है, तो इसलिए जो मृदा का अपरदन है वो वायु के माध्यम से होता है। तो इसलिए वायु अपरदन से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले हैं वो मथुरा और आगरा हैं। क्लियर है। यहाँ पे सेकेंड एडिशनल फैक्ट दिया हुआ है महत्वपूर्ण तथ्य कि जलीय अपरदन से प्रभावित जिले जो हैं वो सर्वाधिक कौन से प्रभावित क्षेत्र हैं, तो जो हिमालयी की जो तराई प्रदेश हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश का अगर आप नक्शा देखोगे तो यहाँ पे जो हिमालयी प्रदेश वाले एरिया हैं जैसे जो बिहार से सटे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे अधिकतम वहाँ पे जलीय अपरदन से घटनाएं यहाँ पे देखी जाती हैं और मृदा को प्रभावित करती हैं। उत्तर प्रदेश में टर्शियरी मिट्टी जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो शिवालिक पहाड़ी से संबंधित है। ठीक है, जो जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टियों को उत्तर प्रदेश में किस प्रकार या किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलोगे कि ढूंह नाम से जाना जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टियों को उत्तर प्रदेश में ढूंह मृदा के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। यहाँ पे लास्ट की बात करें तो बुंदेलखंडीय क्षेत्र की काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो हमने ऊपर देखा कि जो मिट्टियाँ हैं उन्हें हम कहीं कहीं रेगुल कहते हैं, करेल कहते हैं या कपासी मृदाओं के नाम से भी यहाँ पे जाने जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने मिट्टियों के बारे में भी देख लिया है। ठीक है, यहाँ पे किस प्रकार इनकी जो होती है मिट्टियों के प्रकार है। यहाँ पे हमने ऋतुओं के बारे में भी डिटेल से एनालिसिस किया है। शीत ऋतु के बारे में देखा है, ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखा है और वर्षा ऋतु के बारे में भी देखा है कि कहाँ पे अधिक वर्षा होती है, कहाँ पे कम वर्षा होती है। तो और जो यहाँ की जलवायु है उसके बारे में भी देख लिया है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 3 है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।